हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पता चल सके। देखिए हम इस वीडियो में हम स्पेशली जानते हैं कि सीरीज ये चलाई जा रही है हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का शिफ्ट वाइज अलग अलग मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की अलग अलग शिफ्ट वाइज सोल्यूशन हम दे रहे हैं। तो देखिए उसी श्रृंखला में हम इस वीडियो में 24 फरवरी 2024 को पूछे गए फोर्थ शिफ्ट के, देखिए ये 5 से 6 नहीं, यानी कि फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे 20/20। और देखिए यह शिफ्ट हमको अभी तक जितने एनालिसिस किए सबसे कठिन शिफ्ट लगी। इसमें 16 से 17 प्रश्न करना बिल्कुल ही कठिन है, यानी मुश्किल है, लेकिन हम आपको 20 प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे और बताएंगे कि आप इसी स्टैटिस्टिक्स से जो एसएससी जीडी का 2025 में 4 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है उसी के लिए टारगेट करिए क्लास है। तो देखिए हम 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किए थे, तो देखिए इसमें जाकर आप देख सकते हैं डीबीपीएसटी सब कुछ कैसे क्या क्या हुआ, सब कुछ बताइए। बताइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सी है यानी मैथमेटिक्स का है। इससे पहले मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी का सोल्यूशन दे रहे हैं शिफ्ट, तो जाकर चैनल पर जरूर देखें। 4 संख्या है 7 रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 10 के रेशियो के अनुपात में। इन संख्याओं का योग 68 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? तो पहली संख्या क्या है 7 और दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या है 10। दोनों का कहना है कि पहली और चौथी संख्या का योग कितना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 7 कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 7 17 हो जाएगा। तो 17 हो जाएगा। बटा में टोटल कितना रेशियो है? तो 7 8 8 और ये देखिए 7 7 14 15 और 15 5 20 4 24 और 24 10 34। तो बटा में हो जाएगा टोटल 34। और कहा है कि टोटल योग कितना है, तो रेशियो में टोटल योग जोड़े तो 34 है, लेकिन वो योग कहा है संख्या में 68। इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेशन, तो 17 दूना के 34 और 2 से 68 को भाग करेंगे तो 34 दूना के 68 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए इसको कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट कट रहा है जो उसको कटा दीजिए। तो 7 से जानते हैं कि 19 सत्ते 133 होता है, तो 7 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 19 19 सत्ते 133 प्लस हो जाएगा 13 सत्ते होता है 91 13 सत्ते 91 यानी कि हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा सिंबल 36 का वर्ग होता है 216, तो माइनस हो जाएगा 36। सॉरी 36 का वर्ग होता है 216 ना, तो माइनस हो जाएगा 36 नहीं 36 छक्का 216 होता है 36 छक्का, तो 36 माइनस हो जाएगा 6। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस कर लेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे तो 209 में जब 11 से भाग करेंगे तो 11 से 19 बार में जाएगा, 19 बार में कटेगा। माइनस 16 छिके 96 तो माइनस हो जाएगा 6 प्लस 9 पंचे 45 प्लस 9। अब देखिए इसको जोड़ देंगे दोनों को साथ साथ, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 और इधर इस वाले बॉक्स को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 42। तो 42 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 का पहला उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर तीसरा पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि हम बताए ना कि 17 प्रश्न करना इसमें इंपॉर्टेंट है, तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 5 स्टार, हम इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग देंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में खुद हमको भी 5 मिनट का समय लगा, हम इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो देखिए अब कह रहा है ना कि अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है। तो मान लेंगे कि अंकित खरीदा है कितने में, 100 रुपये में। मान लेंगे 100 में खरीदा है और बेचा है कितने में, तो बेच दिया है 25% की हानि पर, यानी 25% 100 की वस्तु है 25% हानि पर बेचेगा तो 75 में बेच दिया। कह रहा है यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो जैसा कि जानते हैं हम यहाँ पे निकालेंगे दूसरी एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। कह रहा है ना कि 5% का लाभ होता है, तो लाभ और हानि की गणना हमेशा हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य का मतलब ये है कि खरीद मूल्य, आप कितने में वस्तु खरीदे हैं और कितने में बेचे हैं, तभी तो आप निकाल पाइएगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आपको खरीद मूल्य, तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो कह रहा है 5% का लाभ, यानी कि 100 रुपये का खरीदा और 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेच देगा, तो यहाँ से हो जाएगा 105। अब कह रहा है कि अब देखिए यहाँ से हो गया, कह रहा है कि यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपये में अधिक में बेचा होता है। अब हम यहाँ से इसका निकाल लेंगे, यहाँ से हम इसका निकाल ले रहे हैं कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है, इसका मेन मूल्य, क्योंकि 100 माने हुए हैं ना, माने 100, लेकिन इसका एक्यूरेट नहीं पता है, तो एक्यूरेट यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए अब क्या 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 है, कहा है 900 रुपये अधिक में बेचता है। बेच रहा है कितने में? पहले बेच रहा था 75 में, अब बेच रहा है दूसरी बार में 105 में। कितना अधिक में बेच रहा है? तो बेच रहा है ये 30 अधिक में, 70 से 105 30 अधिक में, 30 रेशियो अधिक में बेच रहा है। और ये कह रहा है कि 900 रुपया अधिक में बेचता है, तो 30 का मान हो जाएगा 900, 30 रेशियो का मान हो जाएगा 900, 30 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कितना माने हैं, तो क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 100 का मान निकालेंगे तो 100 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3000। ये हो जाएगा 3000, ये हमारा क्या आ गया, तो 3000 आ गया एक्यूरेट क्रय मूल्य। जो एक्यूरेट क्रय मूल्य है ना, तो रियल क्रय मूल्य हमारा निकल के आ गया। 100 माने थे, लेकिन 100 का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 3000 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 3000 रुपया। अब कह रहे हैं आगे पढ़ेंगे 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ तक निकल दिया, तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 3000 रुपया। अब कह रहा है कि 40% की लाभ पर के लिए वस्तु को कितना बेचना है, यानी कि 100 की वस्तु को 40% लाभ बेचेगा तो 140 बटा में हो जाएगा 100, 00 से 00 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 14 तिया 42। तो 4200 रुपया इज द राइट आंसर। देखिए 4200 रुपया इज द राइट आंसर। देखिए इसमें 2-3 बार लाभ हानि देकर बहुत ही कंफ्यूज किया और वेरी इंपॉर्टेंट इसे करिएगा 5 स्टार रेटिंग। और इसे आप हमको उम्मीद है कि पूरा आप समझ गए होंगे। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह सीरीज एग्जाम होने तक रेगुलर चलेगी 4 फरवरी तक। और देखिए बीच में हम स्ट्रेटेजी का वीडियो हर 15 दिन पे आपको बताते हैं कि आप 15 दिन में आपको क्या कुछ पढ़ना है। तो उसके लिए आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में फुल वीडियो से जरूर देखिए, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहती है, उसमें टेस्ट सब कुछ बताते हैं कैसे क्या करना है।
अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 पे नहीं 4 पे। यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है तो मात्राओं का अनुपात क्या है? ऐसे प्रश्नों को हम बाई ऑप्शन ही सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल ही सूटेबल रहता है। तो देखिए उत्तर जैसा कि जानते हैं कि इसमें दे दिया है 7:5। तो मान ले रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं के मात्रों का योग, तो मान लीजिए एक संख्या 7 है, दूसरा है 5 है, तो इसको योग कर दिए तो योग आ गया 12। कह रहा है और उनके बीच का अंतर कर देंगे तो 7 और 5 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा 2। कह रहा है कि अंतर का 6 गुना है, तो देखिए 2 का 6 गुना है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 7:5 एकदम राइट बस बैठ रहा है। इसी प्रकार बारी बारी से किसी भी ऑप्शन को रख के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे और देखिए प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। यदि भी का 63% कह रहा है ना कि यदि भी का 63%, प्रतिशत के लिए बटे में 100 कर देंगे, बराबर 238 का 36% है। का कितना है? 36%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौके 36 और ये हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो हमारा कितना निकल के आ गया? तो देखिए 7 भी बराबर निकल के आ गया 238 गुणे 4। अब देखिए भी का मान का है ना कि भी का मान क्या होगा, तो भी का मान निकालेंगे। तो भी का मान के लिए हो जाएगा 238 में जब 4 का मल्टीप्लाई करिएगा, जब 238 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 × 4 बटे में हो जाएगा ये 7, और इसको जब डिवाइड करिएगा तो हमारा कैलकुलेशन करके आ जाएगा 136। तो 136 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए क्रमागत संख्या कौन सी होती है? तो क्रमागत संख्या जो क्रम से हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब क्रमागत संख्या है। तो कह रहा है कि औसत क्या है? तो औसत है 51। औसत क्या है? 51 है। तो औसत आप अगर हमारे वीडियो से शुरू से जुड़े हुए तो आपको बताएंगे कि औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 51, यानी कि 9वें नंबर पर है 51 संख्या। तो इससे आगे भी 4 संख्या होगी, इससे पीछे भी 4 संख्या होगी, तभी तो यह 51 नंबर पर है। वो बीच वाली संख्या औसत होती है। तो कह रहा है सबसे छोटी, तो 51 से पहले क्या आ गया? 51 से पहले 50, 50 से पहले क्या 49 से पहले क्या आएगा? 48 और 48 से पहले क्या आया होगा? 47। तो कह रहा है सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी हो जाएगा 47। अगर पूछता सबसे बड़ी तो ये हो जाता 52, ये हो जाती 53, ये हो जाती 54 और ये हो जाती 55। अगर पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन है तो वो हो जाती 55। पूछता कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी, तो इस हिसाब से आप अपना बता सकते हैं किसी भी संख्या का। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 7 पे। देखिए अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 7। देखिए एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 किलोमीटर की चार समान दूरियां, 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां, यानी 7 किलोमीटर की 4 समान दूरियां, तो टोटल दूरी निकालेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा 28 किलोमीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर की दूरियां चारों चलते हैं तो 28 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी। उसकी औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल जो होता है, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, लेकिन औसत चाल की जब बात होती है ना तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? तो कुल दूरी तो हमारा निकल के आ गया 28 किलोमीटर बटा में कुल समय कितना है? तो समय की तो अभी पता नहीं चल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? फार्मूला लगाएंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या हो रहा है? 7 किलोमीटर की दूरी चल रहा है किस चाल से? तो 8 की चाल से। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि 7 किलोमीटर की दूरी चल रहा है किस चाल से? तो 16 की चाल से। देखिए यह प्रश्न में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये प्रश्न टाइम टेकिंग है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना वो भी अच्छा ऑप्शन है, तो ये प्रश्न टाइम टेकिंग है, लेकिन हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। फिर तीसरे कंडीशन में 7 की स्पीड से चल रहा है कितने? तो ये चल रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 24 बटा में हो जाएगा 7 बटा में हो जाएगा, फिर एक बार चल रहा है 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये समय निकालें, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, तब यहाँ से समय निकालेंगे और समय जब निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी कुल एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होगा। जब इस चाल को जब इसे हम समय को जब कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 133 बटा में 48 आवर। ये टोटल निकल के आ जाएगा 133 बटा में 48 आवर, 133 बटा में 48 आवर। अब यहाँ से टोटल चाल निकाल लीजिएगा तो कुल दूरी है 28 बटा में कुल समय कितना है? तो कुल समय है 133 बटा में 48, यानी कि 48 ऊपर चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन जब करिएगा 28 गुणे 48 बटा में 133, तो इस 28 में जब 48 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1344, और 1344 में जब 133 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा 384 बटा में 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए हम एक चीज़ देखें कि SSC GD का जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्टिंग में रहेगा उसके क्वेश्चनों का मैथ का लेवल बिल्कुल ईजी आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बीते जाएगा, एग्जाम शिफ्ट बीते जाएगा, वैसे पेपर का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उसका लैंग्वेज लेंदी कर दे रहा है, ताकि उसको टाइम टेकिंग बना दे रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से शिफ्ट करा रहे हैं। अभी तक 25 वीडियो हम मैथ का अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो जो स्टार्टिंग पे जो हो रहे थे, जो 23-24 को थे एग्जाम, उस क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो उस समय इजी क्वेश्चन थे, एकदम एक लाइन में सॉल्व हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे देख रहे हैं एकदम लास्ट अंतिम जब शिफ्ट की ओर जा रहे हैं तो वैसे एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट होता जा रहा है कुछ क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8वां पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 37 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर बेसिक से करिएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से करना सूटेबल समझेंगे, क्योंकि देखिए अब कह रहा है ना कि तो कह रहा है कि इन संख्याओं का मौसा 37 है, तो 37 मौसा है, तो मान लीजिए
लीजिए कि कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है 4107। तो अगर मान लीजिए कि एक संख्या 111 है और दूसरी संख्या 37 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 107। यानी कि यहाँ से एक बात हो गई। या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यक्स गुणे 37 बराबर कर देते हैं 4107, तो यक्स का मान निकल आ जाएगा 111। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 111 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इनका महत्तम जो है मौसा है वो 37, तो 111 और 37 का जब मौसा निकालेंगे तो मौसा वो संख्या होती है जो सभी को भाग करे, तो 37 से ये भाग हो जाएगा एक बार में, और ये भी जो है 37 से ये भाग हो जाएगा। 37 यहाँ 311, ये 3 बार में। तो देखिए मौसा भी 3 निकल के आ गया, दोनों संख्या का गुणनफल भी निकल के आ गया 4107। तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएंगे। एक वस्तु को 2352 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्या पूछा है? पूछा है कि लाभ का जो प्रतिशत है तो वो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए हम बताएं कि आपको ऐसे प्रश्नों को कुछ मत करिए, तुरंत पहले डायग्राम 10 सेकंड के अंदर बना लीजिए। कोई वस्तु यहाँ से खरीदा होगा, इसके बाद यहाँ पे बेच दिया, तो कहा है ना कि इतने पर बेचने पर, कितने बेचने पर? तो बेचने पर है 2352 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो लाभ प्रतिशत में नहीं दिया है, इस बार दे दिया है 752 रुपये का लाभ। तो 752 रुपये का लाभ है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पता रहेगा। अगर मान लीजिए कि कोई आप खरीदे हैं 100 रुपये की वस्तु और बेच दिया 80 रुपये की, तभी तो आपको पता चलेगा कि 100 में से 80 घटा दीजिए, यानी 20% का आपको हानि हुआ है। तो उसी हिसाब से, या आप 100 रुपये में खरीदें 120 में बेच देंगे, तो 120 में से 100 घटा देंगे, यानी 20% का आपका लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। क्रय मूल्य जो होता है शुरू का मूल्य होता है, पहले खरीदिएगा वस्तु तभी तो बेचिएगा। तो विक्रय मूल्य दे दिया, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेगा? तो क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य में जो लाभ है उसे जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। यानी कि हम बेचे हैं 2352 रुपये में और हमको प्रॉफिट हुआ है 752 रुपया। तो 2352 रुपये में हम कोई वस्तु को बेच दिए हैं और हमको प्रॉफिट हो गया है 752 रुपये का। इसे हम जोड़ देंगे तो हमारा कास्ट प्राइस निकल आएगा, यानी कि हम वस्तु कितने में खरीदे हैं हमारा निकल आएगा। तो इसे जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे ना, क्योंकि बेचे हैं, क्योंकि कहा है कि लाभ हुआ है। अगर हानि हुआ होता तो जोड़ देते, नहीं कहा है लाभ हुआ है तो लाभ हुआ है, तो इसे हम घटा देंगे। तो जब इसमें से घटाएंगे हम 2352 में से 752 हाँ 2352 में से 752 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1600। 1600 इज द इसका हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा 1600। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 1600, यानी कि 1600 रुपये में वस्तु खरीदा है, कोई व्यक्ति है 1600 रुपये में वस्तु खरीदा है और 752 रुपये में बेच दिया है 2342 रुपये में, मतलब कि 752 रुपये के लाभ पर। तो आपको बताएं कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? तो लाभ प्रतिशत के निकालते हैं कि क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ है। तो लाभ कितना का हुआ है? तो लाभ हुआ है 752 रुपये का, और वस्तु कितने पे खरीदा है उसी पर तो आपको लाभ और हानि निकलेगी, और इंटू हो जाएगा 100। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो आप शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करते होंगे तो आपको बिल्कुल ही पता होगा ये मेथड। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये 4 से इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 188 यानी कि 88। फिर इसे 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 47। तो 47% इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 47। प्रश्न नंबर देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दम नहीं था लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा किसी शिफ्ट में टाइम टेकिंग हो जाते हैं। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए? तो पूर्ण वर्ग संख्या 2500 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। 4900 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। 3600 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। 900 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए तो 900 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 900। अब ये सब छोड़ दिए, सबसे छोटा हम ऑप्शन को चेक करेंगे, तो सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? 900। अब कह रहा है ना कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12 और 5 से विभाज्य है, तो 12 और 5 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए ये जो है, ये देखिए 5 का वर्ग है 50 का, 5 25, ये देखिए 70 का वर्ग है 7 49, ये देखिए 60 का परफेक्ट स्क्वायर है पूर्ण वर्ग है, और ये जो है वो 30 का है 30 लिखे 9। तो अब देखिए तो 900 तो कह रहा है कि 12 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो इसे जब 12 से आप भाग करिएगा तो ये हो जाएगा 12 7 84, 12 7 84 और 60 बच गया, यानी 12 5 60, 12 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अब इसे 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 95, तो 180 12 में ये 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका एकदम फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूँगा। अगर आप मैथ की क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और मैथ अगर आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि मेथड समझ में, आप रेगुलर जुड़े रहिएगा, प्रीवियस जो भी हम रेगुलर सीरीज दे रहे हैं उसे देखते रहिएगा, तो आपको मैथ तो माइंडसेट अपना ऐसा ही रखिए कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है उसे आप सीख लेंगे। अगर अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे मेरे दोस्तों। तो आप अपनी काबिलियत पर शक मत करिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं यार मुझसे नहीं होगा, और मैथ में आप हमारे सीरीज से जुड़े रहेंगे तो हमको आपको गारंटी कर रहे हैं कि आप मिनिमम 18 प्रश्नों को 110% सही कर लीजिएगा। कि अगर आपकी स्टार्टिंग में पेपर आएगा तो आप 20 में 20 भी सही कर सकते हैं, हम तो 20 में सोल्यूशन देते हैं। लेकिन आप अगर नए भी स्टूडेंट हैं, अगर 1 महीना रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहेंगे सीरीज से एग्जाम होने तक 4 फरवरी तक, तो आप आराम से 18 प्रश्नों को सही कर लीजिएगा। तो अपने पे आपको शक के बजाय यकीन कीजिए। प्रश्न नंबर 11 पे हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 पे। सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और डी जो मिलकर है ना, वो एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाए क्वेश्चन लिखने में। हाँ अब देखिए ठीक है,
सी डी से 40% अधिक कुशल है। जो सी है ना वो क्या है, तो डी से 40% अधिक कुशल है, यानी कि अगर डी 100 है तो सी 40% अधिक है, यानी कि 140 है। अब इसका कैलकुलेशन जब इसे भाग करेंगे तो 7 दूना के 14 और 5 दूना के 10, यानी कि सी एक दिन में अब इसका एफिशिएंसी निकल आया, यानी एक दिन में सी 7 काम करता है और डी एक दिन में 5 काम करता है। कह रहा है कि सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल काम यहाँ से निकालेंगे, टोटल काम तो सी और डी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो सी एक दिन में 7 काम कर रहा है और डी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। और ये कितने दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल ये दोनों काम करते हैं 40 दिनों तक। तो 12 चौक 48, इसका सही यहाँ से निकल आएगा 12 चौक 48, 480 निकल के क्या आ गया, तो टोटल काम हमारा कितना करना है, तो टोटल काम हो गया 480। कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 7 काम कर रहा है, टोटल काम कितना करना है, तो 480 काम करना है उसी काम को, यानी 480 को, और सी एक दिन में 7 काम कर रहा है तो 7 से भाग कर देंगे तो 480 बटा में 7 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो वार्षिक रूप से संयोजित है, कितने की दर से, तो वो है 50% की दर से 2 वर्ष का। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7200 रुपया है। तो देखिए 2 वर्ष का जो है वो साधारण ब्याज क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, 2 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो या 8 वर्ष का, तो दर गुणे समय होता है, यानी 50 दूना के 100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आया, तो साधारण ब्याज निकल के आ गया 100%, यानी 100%। अब यहाँ से निकालेंगे सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना होता है कि पॉइंट लगाकर दर का स्क्वायर करते हैं और सिर्फ 2 संख्या को लिखते हैं, बाकी जो संख्या बच जाती है वो लेफ्ट साइड में आकर जुट जाती है। तो दर कितना है, दर है 50, 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग, यानी 25, 2500 हो जाएगा। 2500 के लिए 00 सिर्फ लिखेंगे, 2500 कॉमन 25 जो है वो बता दिए ना कि 2 पॉइंट लगाकर 2 डिजिट को लिखते हैं, 2 डिजिट को बाएं साइड में जो भी बचता है उसे ले लेते हैं। इसके बाद इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करते हैं तो हो जाता है दर गुणे समय, यानी कि 50 दूना के 100, तो 100 और ये हसीलिया में जुट जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा, तो 125। तो देखिए साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज आया 100 और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आ गया 125। कह रहा है कि साधारण ब्याज, देखिए कारण है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, तो बीच का अंतर है 7200 रुपया। और साधारण ब्याज है 100 और चक्रवृद्धि ब्याज है 125.0%, यानी 125%। इनके बीच का अंतर कितना है, तो बीच का अंतर है 25%, इनके दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 25%। लेकिन रुपया में कहा है कितना रुपया है, तो रुपया में है 7200 रुपया। अब देखिए कह रहा है कि तो वह धनराशि क्या है, तो कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का नाम मान निकाल देंगे जो पी, जिसे पी यानी मूलधन कहा जाता है। तो देखिए इसका कितना गुना है, तो ये इसका 4 गुना है, तो जब ये इस साइड 4 गुना है तो इस साइड भी 4 गुना हो जाएगा। तो ये 0 0 4 दूनी के 8 और 7 चौक 28, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 28,800। 28,800 रुपया इज द राइट आंसर। तो देखिए आप इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को देखकर ऐसे घबराइए नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे हम 5 स्टार इसे भी हम देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ही वो हो जाते हैं कि उनको बहुत ही कठिन प्रश्न लगते हैं। तो बता रहे हैं कि 24 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली 32 किलोग्राम चीनी को 31 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी से के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण का मूल्य क्या है। तो देखिए मिश्रण का मूल्य अगर आप निकालना चाहते हैं कि मिश्रण का मूल्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि चीनी की कुल कीमत कितनी है और उससे चीनी के कुल वजन से भाग कर दीजिएगा तो मिश्रण का मूल्य निकल आएगा। तो हम देखिए पहली बार में चीनी का कुल कीमत, पहले जो है जो पहली चीनी है, जो पहली कह रहा है ना कि पहली चीनी, पहली जो प्रकार की चीनी है तो उसका कुल कीमत निकालेंगे। तो पहले प्रकार की कुल चीनी का कुल कीमत कितना हो जाएगा, तो वो है 24 रुपये किलो है और कितना केजी है, तो 32 केजी है। तो 24 में 32 का गुणा कर देंगे, 24 में 32 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 768 रुपया, ये हो जाएगा ये पहली प्रकार की चीनी की कीमत। फिर कह रहा है कि दूसरी प्रकार की चीनी है जो 24 किलो है और 31 रुपया प्रति किलो है, तो दूसरे प्रकार की निकाल लेंगे। तो दूसरे प्रकार की चीनी का कीमत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 केजी चीनी, सॉरी 24 केजी चीनी 31 रुपया किलो की स्पीड से मतलब पर किलोग्राम है, तो इसको गुणा कर देंगे। तो 31 इंटू 24 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 744 रुपया। कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 744 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे कि दोनों का जो दोनों प्रकार की चीनी का मूल्य टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रण का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा। तो मिश्रण का टोटल मूल्य तो एक बार है 764 रुपया पहले वाले का, दूसरे वाले का 744, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आ जाएगा 1512 रुपया। तो दोनों मिश्रण का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1512 रुपया। तो अब ये क्या करेंगे कि इन दोनों का है जो पहले प्रकार की है और दूसरे प्रकार की, दोनों को जोड़ दिए तो 1512 रुपया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो निकालना है कि मिश्रण की मूल्य कितना है। तो मिश्रण का मूल्य निकालेंगे तो वजन पहले तो देख लीजिए कितना है, दोनों मिश्रण का मूल्य कितना निकल के आया, मूल्य निकल के आएगा 1512 और इनका वजन दोनों मिश्रणों का कितना है। तो देखिए एक बार है 32 किलोग्राम, एक बार है 24 किलोग्राम। तो 32 एक बार जोड़ देंगे, एक बार 32 किलोग्राम है और एक बार है 24 किलोग्राम, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 केजी, यानी कि 56 केजी चीनी है। और देखिए दोनों प्रकार की चीनी मिलाकर 56 केजी है और उनका मूल्य जो है टोटल है वो है 1512 रुपया। तो कह रहा है कि मिश्रण का मूल्य क्या है, तो मिश्रण का मूल्य के लिए क्या करेंगे, 1512 में 56 से भाग कर देंगे। मूल्य निकालने के लिए 1512 में 56 से भाग कर दीजिएगा, तो इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 27 रुपया प्रति किलोग्राम। तो 27 रुपया प्रति किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये इससे प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन जब दिया है क्वेश्चन, जब आया है एग्जाम में तो हम भाई आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको सोल्यूशन करा दे रहे हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14 पे।
किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। देखिए जब तक आप डायग्राम नहीं बनेगा ना इसे प्रश्न का, तब तक आपको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। मान लेंगे कि पी यानी मूलधन कितना है 100 है, और ये कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए मूलधन के 25% के बराबर है क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मूलधन पता होगा तभी तो आप पता कर पाइएगा कि आपका साधारण ब्याज कितना है। तो हम मान लीजिए कि मूलधन है 100 और 100 का 25 जब प्रतिशत निकालिएगा, साधारण ब्याज कह रहा है कि 25% के बराबर है, तो साधारण ब्याज 25% यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया, तो साधारण ब्याज निकल के आ गया 25% यानी कि साधारण ब्याज 25 निकल के आ गया। कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये सभी प्रश्न 29 फरवरी 2024 को 4th शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो देखिए अब ये क्या हो जा रहा है, तो देखिए 25 है, कह रहा है कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में किसके बराबर हो जाएगा, मूलधन के। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 100। तो देखिए 25 कितने में हो रहा है, 25 हो रहा है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में हो जा रहा है 25। ऐसे या तो आप ऐसे लिख लीजिए 5 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 5 वर्ष में हो जा रहा है 25, और कह रहा है कि कितना होना चाहिए, तो मूलधन के बराबर। तो मूलधन कितना है 100, तो 100 होना चाहिए। तो 100 कितने वर्ष में हो जा रहा है, तो देखिए 4 इधर 4 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी 4 गुना कर दीजिएगा, तो इधर 4 गुना करिएगा तो 5 के 20, तो यानी कि 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, तो 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। देखिए 512 में जब 8 से भाग करेंगे तो इसे देखिए डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 64। और देखिए फिर इसे करेंगे तो 49 क्या होता है, तो ये 49 का वर्ग होता है 2401, तो ये हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर 49, फिर माइनस 11 × 8 = 88, तो 8 हो जाएगा, प्लस 2197 बटा में जब 163 करेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 13। देखिए ये प्रश्न कितना कैलकुलेशन वाले हैं, तो एसएससी जीडी में लास्ट में जब एग्जाम के लास्ट पीरियड में ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। और देखिए इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ब्रैकेट में ये हो जाएगा 41 और प्लस हो जाएगा 13। और देखिए 64 में 41 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा आ जाएगा 2624, और इसमें 13 जोड़ देंगे तो हमारा कितना सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 2637 रुपया। तो 2637 इज द राइट आंसर, रुपया नहीं सॉरी, 2637 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, यानी कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कहा है कि एमपी यानी मार्केट प्राइस जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है, तो 3 है, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जिसे एसपी कहा जाता है वो है 2, 3:2 में हो गया। तो कह रहा है कि छूट प्रतिशत क्या है, तो देखिए छूट प्रतिशत बताना है, तो यानी कि देखिए कोई भी दुकानदार है तो छूट कब देगा, तो छूट कोई भी देता है तो वो देता है अंकित मूल्य पर। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य आपको पता होगा तभी आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी दुकानदार छूट देता है तो छूट हमेशा देता है वो अंकित मूल्य पर। कहीं भी आप कुछ भी सामान किनिएगा XYZ, तो वहाँ पे जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ना कि खरीद मूल्य पर। कोई भी दुकानदार खरीद मूल्य पर छूट नहीं देता है, वो जो प्रिंट होता है, जो मार्केट प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य उस पर छूट देता है। तो छूट दिया तो छूट कितने का दे रहा है, तो छूट दे रहा है 1 का, छूट दे रहा है 1 का, और वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 3 पर छूट दे रहा है ना, तो 1/3 हो जाएगी, इंटू 100 कर देंगे। जब 100/3 करेंगे तो ये 33.33% इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएंगे। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितना है, 50√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या है। देखिए हम एसएससी जीडी के 29 फरवरी 4th शिफ्ट का प्रश्न है, रियल प्रश्न है। तो देखिए एसएससी जीडी में 19 प्रश्न अरिथमेटिक के रहते हैं, और एक प्रश्न थोड़ा सा हो जाता है एडवांस का, जो एडवांस सॉरी नहीं मेंसुरेशन का, जो फार्मूला बेस्ड होता है। तो घन का विकर्ण आपको पता होना चाहिए। तो घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है a√3 और देखिए घन के विकर्ण का फार्मूला होता है, और घन के छड़ की लंबाई कितना है, तो 50 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण इसका कितना हो जाता है, विकर्ण का मान दे दिया है 50√3, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। और देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है एरिया का क्यूब। तो एरिया मतलब क्या आया है 50, तो 50 का क्यूब कर देंगे, तो 50 का क्यूब करेंगे तो 50 का मतलब 3 बार गुणा कर देंगे, तो 25 25 125 125 पर 3 जीरो, 125 पर 3 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। एक टेप रिकॉर्डर की कीमत, निर्माण कीमत। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि देखिए ये प्रश्न बहुत ही लेंदी है। ये प्रश्न आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता भी दे रहे हैं प्रश्न, क्योंकि नहीं बताएंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स सोचेंगे कि भाई नहीं बताएं। तो हम देखिए जब रेगुलर हम प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन दे रहे हैं तो इस प्रश्न को भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न अपने आप में डिफिकल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न थोड़ा सा आप थोड़ा सा ज़्यादा जब तक इस पर अवेयर नहीं रहिएगा ना, तब तक इस प्रश्न को बना नहीं पाइएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। हम थोड़ा सा पेन को पतला कर ले रहे हैं। देखिए एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण कीमत है 3500 रुपया। अब देखिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं सीपी, यानी कि क्रय मूल्य मान लेंगे कि 3500 रुपया एक टेप रिकॉर्डर की कीमत है, 3500 रुपया। निर्माता टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। जैसे कोई निर्माण कर रहा है, कहना है कि एक निर्माण टेप रिकॉर्डर है 3500 रुपया, यानी कोई निर्माण किया है एक टेप रिकॉर्डर, उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया 3500 रुपया, और वो जब भी बेचेगा तो वो तो भाई अधिक में ही बेचेगा, तो वो कह रहा है कि 30% अधिक अंकित करता है। कितना, तो 30% अधिक क्या करता है, तो अंकित, जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है, जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है। तो कितना अधिक किया, तो 30% अधिक, तो 3500 रुपये का 30% अधिक यानी कि 130/100 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4550। तो 4550 इसका क्या हो गया, इसका हो गया एमपी, यानी अंकित मूल्य हो गया मार्केट प्राइस।
कह रहा है कि और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है। दुकानदार चाहता है कि उसे 5% का लाभ मिले। दुकानदार 5% का लाभ मिलता है। आपको हम बताएं स्टार्टिंग से ही कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि की गणना किस पर होती है? तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो अब इससे बताइए कि 3500 रुपये का यह वस्तु है और इसे यह बेच रहा है, तो बेच रहा है तो इससे कह रहा है ना कि अंकित मूल्य करता है और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए एक छूट देता है। तो छूट कितनी है? तो पहले हम देख लें कि बेचा है कितने में। तो 3500 रुपये की वस्तु है और 5% के लाभ पर बेच रहा है, बेच दिया, यानी कि 105/100 करेंगे। इसे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3675 रुपया। कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 3675 रुपया। देखिए 3675 रुपये क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस हो गया, खरीद मूल्य हो गया 3500 रुपया, अंकित मूल्य हो गया 4550 रुपया। तो कह रहा है ना कि छूट प्रतिशत क्या है? कह रहा है कि प्राप्त करने के लिए एक छूट देता है। कह रहा है कि दुकानदार छूट देता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? तो छूट प्रतिशत क्या है? तो कोई भी दुकानदार जब छूट देगा तो किस पर देगा? छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दिया जाता है? तो छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर। तो देखिए छूट देता है, छूट बताना है कि कितना है, तो छूट प्रतिशत बताना है। तो देखिए अब छूट यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए हम यहाँ से थोड़ा जगह का अभाव है तो छूट प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो अंकित मूल्य पर छूट देगा। और बेचा कितना है? तो बेचा है 3675 रुपये में और अंकित मूल्य कितना है? 4550 रुपया। देखिए वो टेप रिकॉर्डर की, जो टेप रिकॉर्डर के बारे में बात हो रही है, तो मान ले रहे हैं टेप रिकॉर्डर पे एमपी यानी अंकित मूल्य है 4550 रुपया और 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि वो 3675 रुपये में बेचा है। तो इसका कितना का अंतर हो गया दोनों में? यानी कि 4550 रुपया उस पर अंकित है और 3675 रुपये में दे रहा है। तो वो कितना रुपया छूट दे रहा है? रुपये में निकालेगा तो आ जाएगा 875 रुपये का छूट दे रहा है। 875 रुपये का छूट किस पे दिया जाता है? तो छूट कोई भी दुकानदार देगा तो वो देता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य हो जाएगा नीचे, यानी कि 4550। और कहा है कि छूट प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करेंगे। जब देखिए जगह नहीं बचा, जब इसे कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा 19.23%। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और टाइम टेकिंग प्रश्न, 5 स्टार इसे नोट कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 19 पे अपना आ जाएंगे प्रश्न नंबर 19 पे। अब देखिए राज राहुल से 20% कम कुशल है। जो राज है ना वो RAJ, राज जो है वो राहुल से RAHUL, राहुल से 20% कम कुशल है। किससे? तो राहुल से। कितना प्रतिशत कम कुशल है? तो 20%, यानी कि अगर राहुल 100 है तो राज 80 है। अब इसे कैलकुलेशन करेगा तो 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, इसका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, यानी कि 4 और रेशियो 5। कह रहा है यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना देता है, राहुल जो है ना वो एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना देता है, तो टोटल काम निकालेंगे, यानी टोटल कंप्यूटर की संख्या। तो राहुल एक दिन में कितना बना रहा है? तो राहुल बना रहा है 5। और कह रहा है कि राहुल की एफिशिएंसी यानी राहुल कार्य करने की क्षमता है रेशियो में 5, और कह रहा है कि 20 दिनों में बना देता है, तो 5 × 20 हो जाएगा। यहाँ से टोटल निकल आएगा तो 20 पंचे 100। टोटल काम कहिए या टोटल कंप्यूटर कहिए, तो टोटल हो गया 100। तो कह रहा है कि तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है? तो राज की कार्य करने की क्षमता है 4। राज की कार्य करने की क्षमता कितना है? 4। और टोटल बनाना कितना है? तो बनाना है 100। और राज की कार्य करने की क्षमता है 4, तो 4 से भाग कर देते हो जाएगा 25 दिन। तो 25 दिन इज द राइट आंसर। तो इसका 25 दिन सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एक शर्ट 1200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। अब देखिए कोई व्यक्ति होगा तो पहले तो कोई वस्तु खरीदा होगा तब नहीं इसे बेचा होगा तो इससे कितना बेचा है? तो बेचा है 25% की हानि होती है। कितना रुपये में बेचा है? तो बेचा है 1200 रुपये में। कहा है ना कि 1200 रुपये में बेचने पर, तो 1200 रुपये लिख दिए। अब हम पहले निकालेंगे क्रय मूल्य। तो आपको बताएं कि जब भी पीछे से आगे जाएगा तो रेशियो को उल्टा गुणा करिएगा। तो 1200 हो जाएगा इंटू उल्टा है, यानी कि 75 हो जाएगा ऊपर और बटा में हो जाएगा 100। अगर क्रय मूल्य दिया रहता है और विक्रय मूल्य निकालना होता तो 100/75 करते। यही बात आप समझिएगा। अब कह रहा है कि 35% का लाभ कमाने के लिए उस शर्ट को कितना बेचना चाहिए? कितना? अब यहाँ से क्रय मूल्य मान लीजिए कितना आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 35% की लाभ, तो क्रय मूल्य पर ही तो लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो हमारा क्रय मूल्य इसे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आपको टाइम बता रहे हैं, टाइम बचाना है। तो मान लीजिए कैलकुलेशन नहीं करें तो हमारा ये कितना निकल के आया? ये निकल के आ गया क्रय मूल्य। कह रहा है 35% का लाभ कमाने के लिए उस शर्ट को कितना बेचना चाहिए? तो 35% का लाभ कमाना है, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, यानी कि 35% का लाभ, यानी कि 100 की वस्तु 135 में बेचेगा। अब इसे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो सकती है। तो देखिए 00 से अब इसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 5 से। इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? तो ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं 15 से कटा दे रहे हैं, 15 से। तो देखिए 15 9 135 हो जाएगा, 15 9 135 और फिर ये तो नहीं फिर कटेगा ना, सॉरी ये देखिए यार उल्टा गुणा करना है तो 100/75 हो जाएगा ना। यही बात हम कह रहे हैं, कैलकुलेशन क्यों नहीं। देखिए 15 × 5 = 75 और 15 9 135, 5 हो गया। अब देखिए 5 ये 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा? तो हमारा ऊपर बचा है ये देखिए 100 बचा है, तो इसको 100 के इससे कटा देंगे, 5 से हो जाएगा 20 पंचे 100। अब क्या बचा है? तो बचा है 12 × 20 × 9। तो देखिए 9 दूना 18, यानी कि ये हो जाएगा 12 × 180। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 2160 इज द राइट आंसर। तो 2160 हमारा सही निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यह कठिन शिफ्ट थी, इसको थोड़ा सा टाइम भी इसमें ज़्यादा लगा, तो इसको आप मैनेज करिएगा। और आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े हैं तो एक बार जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप 80 में 70 प्रश्न आराम से प्रश्न सही कर सकते हैं। तो उसके लिए चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हम उस वीडियो का इसमें फिर डिस्कशन करके टाइम ज़्यादा वीडियो को लेंदी करना नहीं चाहते हैं। और PDF पढ़ने के लिए इन प्रश्नों का आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और देखिए आपको ये सीरीज को लाइक करना होगा, तभी हम इस सीरीज को जारी रख पाएंगे, क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, पार्ट टाइम यूट्यूबर है। हमारा LPCBT 2 का एग्जाम होना है तो हम उसका तैयारी करते हैं, लेकिन हम डेली एक
वीडियो मैथ का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दे देते हैं। तो आपको अगर कंटेंट पसंद आए, सोल्यूशन पसंद आए, अगर इस सीरीज़ को जारी रखना चाहते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। देखिए सबसे कठिन शिफ्ट थी, लेकिन इसमें 30 मिनट का समय लग गया, लेकिन इससे पहले और बाद की जो शिफ्ट हुए हैं उनमें हम 25 मिनट में हम सभी विषयों कवर कर देते हैं प्रश्नों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर उन्हें धन्यवाद। और बेस्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप पढ़ते रहेंगे दिन रात, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो उसके लिए आप जाकर बेस्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।